नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। देश इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। अब से कुछ ही दिन बाद यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर पहले चरण की वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह किस तरफ देखने के लिए मिलता है। अभी तक अगर हम देखें तो चुनाव बहुत ठंडा और उबाऊ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के खासतौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां जहां प्रधानमंत्री की हुई हैं, वही योगी आदित्यनाथ की हुई हैं और कई और लीडर्स की अलग अलग जगहों पर रैलियां हो चुकी हैं। वहीं गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की, तो अभी उनकी कोई बड़ी रैली नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसका इंतजार सबको है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका घोषणा पत्र जारी किया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अभी कोई रैली नहीं हुई है। उसके बावजूद भी अभी इसी हफ्ते के आए एक सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वो इस आंकड़ों में साफ तौर पर यह दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने इस एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में एक बड़ी बढ़त बनाई है। जहां बीजेपी में कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जितने प्रतिशत वोट उसको पहले मिल रहे थे, जो सर्वेज आए थे, वो वहीं पर ही खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 4 से 5% का उछाल इंडिया गठबंधन के वोट में देखा गया है। ये 4 से 5% जो है वो मेक और ब्रेक का काम कर सकता है, ये सबको पता है। 4 से 5% वोट कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं होता है। एक बड़ा सैंपल सर्वे इसमें लिया गया है और जिसमें बताया गया है कि इंडिया गठबंधन और जब भारतीय जनता पार्टी दोनों की जब चॉइस जो पूछी गई, तो वोटर्स का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि 19 अप्रैल को वेस्टर्न यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 8 सीटें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बहुत सारी और जो सीटें हैं उस पर अपना प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एक तरफ राजपूत समाज जो है वो नाराज है, जाट बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कई और समाज के लोगों की अलग अलग छोटी छोटी सभाएं अलग अलग जगहों पर हुई हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो पूरी की पूरी नैया है, क्या वो डूबने जा रही है? क्योंकि बीजेपी ने इस बार 80 पार का नारा दिया है और वो उसको लग रहा है कि शायद राम भरोसे उसकी नैया पार हो जाए। इसलिए अभी आप ये देखिए कि तमाम अगर आप रैलियों को देखें भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। दोनों ही बिल्कुल खोखले साबित होते हैं क्योंकि पता है तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में सम्मिलित कर लिया है और तमाम परिवारवादियों को भी उन्होंने अपने में सम्मिलित कर लिया है। वहीं दूसरी बात वो यहां पर 370 की कर रहे हैं। 370 जो कि आप देखें उत्तर प्रदेश में उसका कोई मतलब नहीं है। वो यहां पर बात राम मंदिर की कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और ऐसे में चुनाव संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको ये पता है और 10 साल में मैंने भी ये देखा है और मेरी पत्रकारिता का अनुभव भी ये बताता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसती है, जब जब उसके माथे पर पसीना आता है, जब जब वो नर्वस होती है, तो आखिर में उसका एक ही कार्ड होता है, वो है सांप्रदायिक कार्ड। एक ही कार्ड होता है ध्रुवीकरण का कार्ड और एक ही कार्ड होता है कि कैसे बांटकर बंटवारे की सियासत की जाए, धर्मों में बांटा जाए, जातियों में बांटा जाए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बनती हुई नजर आ रही है। और आज एक और लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवारों की, जिसमें से 7 पर उसने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। 10वीं लिस्ट है ये उसकी और 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि जो लिस्ट अब तक आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसने अपने 100 से ज्यादा सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं और जो पैराशूट कर जो जितने भी कैंडिडेट्स लाए गए हैं, अलग अलग पार्टियों से तोड़कर जो नेता लाए गए हैं, उन सबको बिल्कुल सराखों पर बिठाया जा रहा है और उनको टिकट दिया जा रहा है। इसको लेकर भी भारी नाराजगी है और इससे भी आप ये समझिए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। यही वजह है कि या तो उसको दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स लाने पड़ रहे हैं या फिर उसको अपने कैंडिडेट्स बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। हरियाणा और राजस्थान में तो अभी आलम यह है कि
जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने गांव, अपने अपने जो एरिया है वहां पर वो प्रचार तक करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के 370 और 400 पार की असलियत। इस पर आज हम बात करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, आप देख सकते हैं केपी मलिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबा पत्रकारिता का उनका दशकों का अनुभव है। केपी मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल। और हरि जोशी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हरि जोशी साहब, आपका भी जाना माना चेहरा है और एक लंबा अनुभव उनका भी पत्रकारिता का रहा है। दोनों ही मेहमानों से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत फिलहाल किस करवट पलट रही है, क्योंकि 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से हमने राजपूत समाज का विरोध प्रदर्शन हमने देखा, ठाकुरों में बड़ी नाराजगी है। उसके अलावा हमने देखा कि मंचों से जो योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरह का रवैया नरेंद्र मोदी का देखने के लिए मिल रहा है वो भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और उसके साथ साथ जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। यहां तक कि जयंत चौधरी जहां से उनका कैंडिडेट खड़ा है और वहां योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, लेकिन जयंत चौधरी उस मंच पर मौजूद नहीं होते हैं और अब वो शतरंज की बाजी और अलग अलग तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है करने की जनता के सामने जिससे वो कन्विंस कर सके कि चवन्नी आखिर पलटी तो क्यों पलटी। केपी मलिक साहब, क्या स्थिति फिलहाल देख रहे हैं आप? देखिए बुशरा जी, अगर आप बात करें वेस्टर्न यूपी की, पहले चरण में 8 सीटों पे यहाँ पे मतदान है और इन 8 सीटों में से पहले भारतीय जनता पार्टी केवल 3 ही सीटें जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इसी के तहत इन्होंने जो वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा राजनीतिक दल है, किसानों का दल है, उससे गठबंधन किया। लेकिन वो गठबंधन सिरे चढ़ता हुआ नजर पहले ही दिन से नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री की रैली जो मेरठ में हुई, वहां जिस प्रकार का व्यवहार प्रधानमंत्री का जयंत चौधरी के साथ रहा, तो वो कानाफूसी वहीं से शुरू हो गई। उन्होंने मंच पे जयंत चौधरी को विशेष तवज्जो ना देते हुए राजभर को ज्यादा तवज्जो दी। उसके बाद वहां से जो बागपत से जो वर्तमान सांसद है सत्यपाल, उनको ज्यादा तवज्जो दी। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की चर्चा चल गई कि जयंत चौधरी को जितना वेटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर 6 तारीख को सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई, वहां जयंत चौधरी को बुलाया ही नहीं गया। उसी दिन दोपहर बाद योगी आदित्यनाथ की रैली बिजनौर में हुई, जहां से इनका सामूहिक कैंडिडेट लड़ रहा है बिजनौर से, वहां पे जयंत चौधरी को नहीं बुलाया गया। तो ये जताता है कि गठबंधन होने के बावजूद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, जो मेन केंद्र की सीट बनी हुई है और जिसपे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने की बात आती है कि हरिंदर मलिक का उन्होंने टिकट पहले घोषित कर दिया था इसलिए गठबंधन टूटा, उस सीट पे बहुत जोर आजमाइश चल रही है और उस पे संजीव बालियान चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं। जबकि पहली बार उन्होंने अजीत सिंह को 2009 में हराया था और पिछले 2014 में लगभग 1.5 लाख वोटों से वो जीत के आए थे और 2019 में वो अजीत सिंह को मात्र 6,000 वोटों से हरा पाए थे। हालांकि चर्चा ये भी है कि रात को लाइट चली गई थी और वो तब उनको 6,500 वोटों से डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो अलग विषय है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे एकाएक मोर्चा खोल दिया है राजपूत समाज ने, क्योंकि राजपूत समाज का इसमें एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी संगीत सोम है उनकी आती है सरदना के नाम से, उस पर घोर विरोध चल रहा है संजीव बालियान का। और उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली के अगले दिन ही ननौता में एक बड़ी पंचायत करके ये घोषणा कर दी कि हम भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट करेंगे। तो इससे बड़ी नेगेटिविटी उत्तर प्रदेश में फैल गई है। उसी दिन 2 अन्य जो कास्ट है उन्होंने भी अपनी पंचायत करी, उसमें सैनी समाज है और त्यागी समाज है। त्यागियों ने तो मुजफ्फरनगर पे अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया है, जो लगभग 70,000 के लगभग वोट त्यागियों की है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सीट पे फंस रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहम था या भारतीय जनता पार्टी की कोई गलतफहमी थी कि उन्होंने यहाँ पे उम्मीदवार नहीं बदला? नहीं तो अगर आप देखेंगे, जैसे आज भी आपने जिक्र किया कि भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के टिकट चेंज कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी कॉम्बेंसी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो
सफल नहीं हो रही है, उसके तहत उन्होंने टिकट चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन मुजफ्फरनगर पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों नहीं चेंज किया, ये वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल के लगभग 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत के आए थे। अब जिन जाट समाज के लोगों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करी और उस खिलाफत के बाद वो समाजवादी के साथ गठबंधन में जीत के आए, वो एकाएक जयंत चौधरी के कहने से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, इस पे भी संशय बना हुआ है। और तमाम जो जाट हैं वो जयंत चौधरी के साथ जाने को तैयार नहीं है। अब 10-20% उनके साथ जा रहा है, ये देखने की बात अलग है। ये 19 तारीख को पता लगेगा। स्थिति कुल मिला के बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर चुनाव से मैं आपके पास आ रही हूँ जोशी जी, लेकिन अगर एक हफ्ते पहले माना कि आप यकीन कर सकते हैं, सर्वे पे नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपनी तरीके से इसको देखते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उस मीडिया का सर्वे भी, जिस मीडिया को सरकारी दरबारी मीडिया कहा जाता है, जो पता है कि एक पार्टी की तरफ झुककर काम करता है या उसी के लिए काम करता है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, अगर उसका भी सर्वे ये बताए कि एक हफ्ते में सिचुएशन इतनी बदली है कि 4% से ज्यादा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी कंडीशन में जहां ये देखना चाहिए अभी इंडिया गठबंधन एक्टिव नहीं है, अभी अखिलेश यादव ने कोई रैली नहीं की है, अभी कोई साझा रैली भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी अगर रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ नजर आए और प्रधानमंत्री की रैलियां करने के बावजूद भी उसकी तरफ रुझान ना जाए, तो ये क्या दिखाता है? ये देखिए, इसमें बुशरा जी मैं 2 कारण बड़े मानता हूं। इसके मैं 2 बड़े कारण मानता हूं कि एक तो जो मायावती की और अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग है, कहीं ना कहीं वो भी चीजों को प्रभावित कर रही है। जैसे कि मैंने मुजफ्फरनगर से ही हम फिर बात करें, मुजफ्फरनगर पे मायावती ने प्रजापति समाज का अपना उम्मीदवार उतारा है और उनका लगभग 1.25 लाख वोट है। वो प्रजापति वोट 1.25 लाख वोट अगर प्रजापतियों के कटते हैं तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगता है। इसी प्रकार से अगर आप बिजनौर की सीट पे बात करेंगे, वहां पे बसपा का कैंडिडेट बहुत मजबूत है और वहां पे अखिलेश यादव ने सैनी समाज का उम्मीदवार उतार दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। तो ये एक तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती की और अखिलेश की है, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरा, ये जो एकाएक समाजों के सम्मेलन हुए हैं, महापंचायतें हुई हैं, इससे भी एक जो मैसेज गया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगी है। इसी के कारण ये जो आप नतीजे देख रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट आ रही है कि 5% वोट गठबंधन का बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का गिर गया, इसका मेन कारण ये है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गठबंधन अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना उसकी कोई रणनीति है, ना उसकी कोई तैयारी है, ना उसने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा करिश्मा कर दिया है कि लोग उसको वोट दें। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को देखते हुए विपक्ष का वोट बढ़ रहा है। और आज अगर मुझे लगता है आगे आप पूछेंगे, अगर जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी किया समाजवादी पार्टी ने, उसमें उन्होंने अधिकतर मेन मुख्यतः वही मांगे रखी है जो कांग्रेस पहले बात कर चुकी है, जिसमें किसानों की बात की गई है, एमएसपी की, कि स्वामीनाथन फॉर्मूले पे वो अपनी एमएसपी लेके आएंगे, जातीय जनगणना की बात करिए तो ये उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो वहां पे ओपीएस की और पेंशन की अगर आप बात करते हैं, बहुतायत में यहां से लोग सेना में जाते हैं और वो पेंशन पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत ही डेंट देने वाला भारतीय जनता पार्टी को ये कारण है आज का घोषणा पत्र भी। जी बिल्कुल। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर चंद पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बताना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर, जिसमें जातिवार जनगणना, जो कि कांग्रेस ने भी कहा है और अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों के कृषि संबंधी कर्ज माफ करना, मुफ्त सिंचाई की सुविधा, किसान आयोग का गठन, भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, 2 साल के अंदर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा, तो ये चेंज किया गया है और इसीलिए कहा कि आटा और डाटा, ये नारा दिया गया है, आटा और डाटा, और हर राशन कार्ड धारक परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डाटा जो है ये मुफ्त दिया जाएगा। तो पहले लैपटॉप और अब उसके बाद ये मुफ्त डेटा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार,
शिक्षा के लिए बजट को जीडीपी की 3% से बढ़ाकर 6% करने का दावा, और गुणवत्ता पूर्व स्वास्थ्य के अधिकार की कानून गारंटी, और केंद्रीय और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा, ये कहा गया है। और इसका नाम दिया गया है जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। तो ये बहुत एक तरह से इसमें युवाओं की बेरोजगारी की भी बात की है, उनके रोजगार की भी बात की गई है, वो शायद आप पॉइंट पढ़ना भूल गए। तो ये 3 फैक्टर हैं, किसान, युवा और पेंशनधारी, ये 3 बहुत बड़ा जो चंक है, ये बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को देता है, और उसका जिक्र कांग्रेस ने भी किया और समाजवादी पार्टी ने भी किया है। जी जी। और अभी आप ये देखें कि जो पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, उसने अभी कुछ दिन पहले अपने घोषणा पत्र को लेकर उसने अपनी कमेटी बनाई है। अभी घोषणा पत्र कब आएगा? 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। ये भी देखने वाली बात है, क्या वो इंतजार करें कि तमाम पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर दें और फिर उसके बाद वो सब में से कुछ न कुछ समेट के अपने लिए कुछ ऐसा तैयार करे जिससे उसे शायद शर्मिंदगी ना हो जनता के बीच जाने की। हरि जोशी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिलहाल की स्थिति को आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? किस तरफ अभी हवा का रुख है? और प्रधानमंत्री की इतनी सभाओं के बावजूद भी आखिर वहां पर कोई लहर बनती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? और राजपूत समाज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कितना भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए? क्योंकि बताया जा रहा है शायद इसी हफ्ते एक और इसी तरह की कोई रैली उनकी फिर से होने जा रही है। जी, नानौता में पंचायत हुई थी, अब वो फिर से एक पंचायत और होगी। उन्होंने 2 या 3 पंचायतों की तिथियां घोषित की हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सरधना विधानसभा जो क्षेत्र है, सरधना मेरठ की तहसील है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगती है। इसमें आज योगी आदित्यनाथ सभा करने के लिए गए हुए हैं और संगीत सोम को मनाने के लिए गए हुए हैं। माना यह जा रहा है कि संगीत सोम जो है वो नाराज हैं और वो अंदर से राजपूतों का जो विरोध चल रहा है वो उनकी वजह से चल रहा है। हकीकत ऐसी है नहीं, संगीत सोम की वजह भी नहीं है, क्योंकि संगीत सोम जो है वो उतने इस विरोध में महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो इतने महत्वपूर्ण होते तो वो खुद ना हारे होते। राजपूतों पर उनका इतना ही होल्ड होता तो राजपूतों ने उनके विरोध में विधानसभा में वोट ना दिया होता। विधानसभा में अतुल प्रधान जो सपा का कैंडिडेट है, उसको न केवल राजपूतों ने वोट दिया बल्कि सभी लोगों ने उसको वोट किया। हाँ, बालियान साहब के बारे में जरूर ये कहा गया कि उन्होंने संगीत सोम को हराने में अपनी महती भूमिका निभाई, ये चर्चा है। और दूसरा ये है कि संगीत सोम के पास वो आज गए हैं, लेकिन संगीत सोम को तो उन्होंने कभी तरजीह नहीं दी ना। 10 साल हो गए, संगीत सोम लगातार वहां से विधायक जीते, इस बार हार गए। तो हार के जो उनकी एक पिद्दी सी पार्टी है, उसका एक विधायक एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है। दारा सिंह इसका उदाहरण है। और संगीत सोम जो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको नहीं बनाया जा सकता। वो कोर वोटर से आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि जो हमारा ये कोर वोटर है, जिसमें राजपूत हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, यानी जो अगड़े हैं, ये तो हमारे से जाएंगे कहाँ? ये तो मतलब मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गुलामों जैसी स्थिति है इनकी भाजपा के साथ। इन्होंने ये मान लिया है और ये बात कहीं ना कहीं अब अगले समाज को खलने लगी है। आपने है क्या, बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत में पिछड़ों का बड़ा योगदान है। पिछड़े जब देखिए कहीं भी दलित जो है वो एक तरफ है, दलित और पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग वो उनके साथ में बीजेपी के साथ चला गया। और ये क्या, 2013 के दंगे के बाद, 2013 में जो दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, उसने 2014 में प्रचंड जीत दिलवाई उत्तर प्रदेश में, बल्कि वो पूरा के पूरा नरेशन सेट हुआ पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनावों में। और उस दंगे की आग में जो राजनीतिक रोटियां और पूरियां सिकी, वो बीजेपी को ले गई। और उसमें हुआ ये कि जिन लोगों को इनकी जो मूल विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो उन्हें हिंदू भी नहीं मानती है। मतलब दलित तो है वो उनके लिए मतलब कभी भी वो नहीं रहे, सिर माथे पर दलित और पिछड़े कभी नहीं रहे। वो भी क्या कहते हैं, वो भी अकस्मात हो गए बीजेपी के साथ। वो सारे के सारे हिंदू जब हो गए, ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो 14 जीता।
19 में ये थोड़ा कम हुआ, ये ज्वार कम हुआ। मलिक साहब बैठे हुए हैं, जिस जगह से आते हैं ये जानते होंगे क्या कि किस तरह से जाटों ने मुसलमानों के हाथ पैर पकड़कर उनसे विनती करके उनको गांव में वापस लेकर गए। कहा कि भैया हमारा तुम्हारा तो पुरखों का बात है, हम आपस में कभी नहीं झड़ते थे, तो लड़के वड़के हैं, ये बहक गए, ऐसा हो गया, हम माफी मांगते हैं, हम सुरक्षा देंगे और हम बजाएंगे इनमें जूते अगर कोई तुम्हारी तरफ आग भी देखेगा तो। वो इस तरह से इसलिए लेके गए क्योंकि बिना मुस्लिम के उनका खेती किसानी का काम या कोई और काम घर गृहस्थी का चलता नहीं है। वे कारीगर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उन्हें हल में धार लगवानी है, उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली बनवानी है, उन्हें कोई वेल्डिंग करानी है, उन्हें अपना कोई दरवाजा तैयार कराना है, तो वो लोहार हो, कारपेंटर हो और खेतीहर मजदूर, तो वो सारा की सारा काम वो करते हैं। उनके जाने से तो अब चौधरियों में तो इतनी हैसियत ही नहीं बची कि वो अपना काम खुद कर ले। वो तो हुक्का लेकर बैठ गए अपना। भाई सारे चौधरी लाट साहब हैं आज की तारीख में। काम करने वाले तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं। मलिक साहब क्षमा के साथ आप नहीं ठीक कह रहे हैं आप, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े काश्तकार हैं। मैं नहीं आप जोशी जी मुझे इजाजत देंगे तो मैं इसमें और आपको करेक्ट कर देता हूं। हमारे दादाजी बताते थे 47 में भी यही स्थिति हुई थी। और अगर आपको याद हो 89 में शायद मेरठ का दंगा हुआ था और उसमें टिकैत की बाबा टिकैत जो थे उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि दंगे गांव तक ना फैले। और 2013 में भी ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जो युवा थे, और इसमें कमी कोई एक तरफ से नहीं थी, इसमें कुछ समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम की तरफ से कुछ नेता थे जिन्होंने दंगा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए फैलाया था। और उसमें अजीत सिंह ने बड़ी मेहनत करी उस भाईचारे को वापस लाने के लिए। उसके बाद जयंत चौधरी ने भी उस भाईचारे को 10 साल में बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जयंत चौधरी के एकाएक जाने से इसीलिए दिक्कत हो रही है जाट समाज को और दूसरे लोगों को। मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आया था, तभी तो उनके 9 विधायक आए थे। तो यही तो पेच फंसा हुआ आज की डेट में जब आप वेस्टर्न यूपी में देखते हैं। उनको यही तो दिक्कत हो रही है कि 10 साल में हमारे खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुकदमे कराए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी किसान आंदोलन में, गन्ना की लड़ाई में, गन्ना के शुगर मिल पर धरना देने में जो हमारे मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, वो एकाएक कैसे भुलाए जा सकते हैं। तो इसीलिए तो दिक्कतें हो रही हैं। अब प्रधानमंत्री की सहारनपुर की रैली में 10-15 हजार लोगों का आना और एक पंचायत में 50,000 लोगों का आना जताता है कि लोग कितने विमुख हैं, क्योंकि अधिकतर किसान है वो। खाली आप इसमें जाट की बात नहीं करेंगे, त्यागी भी किसान है, दूसरे ठाकुर लोग हैं वो भी किसान है, सैनी भी किसान है। तो सब विमुख है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनको लगता है कि किसान हितैषी पार्टी नहीं है। जी जी बिल्कुल। और ये भी फार्मूला बनाया था अजगर, अहीर, जाट, गुजर और दलित, अजगर राजपूत तो राजपूत। ये जो फार्मूला था उससे वो उन्होंने वर्षों तक राजनीति की, और ये फार्मूला चौधरी चरण सिंह के बाद टिका नहीं रह पाया। लेकिन फिर भी जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस प्रदेश की गन्ना बेल्ट की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉम्बिनेशन तोड़ने के लिए जयंत चौधरी जो है उन्होंने साबित किया कि वो चवन्नी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि चवन्नी पलट नहीं सकती, और वो पलट गए। अब वो खुद भी पछता रहे हैं, उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उनसे नाराज हैं कि इसने किया क्या। जो सदियों से उनके साथ थे, दसियों सालों से, कई दशकों से उनके साथ थे, उस परिवार के साथ में चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हुए, फिर उनके वो एक लंबी श्रृंखला है जयंत चौधरी तक, वो भी नाराज हैं। तो अब मुजफ्फरनगर, देखिए सीट गिना देता हूं मैं आपको। मुजफ्फरनगर बालियान के जीतने के कोई आसार फिल वक्त तक नहीं है, जब तक कि कोई बड़ा करिश्मा ना हो जाए। क्योंकि राजपूत वोट और दूसरा बसपा के प्रजापति पिछड़ा वोट ये काफी मात्रा में है, ये भी कट गए। और बहन जी का दलित वोट जो है, बहन मायावती का जो दलित वोट है वो उन्हें पड़ गया। तो फिर आप समझिए कि वो बिल्कुल उनकी चांसेज बहुत कम है, क्षीण है उनके जीतने की उम्मीद। संजीव बालियान मोदी जी के लिए बहुत, और अमित शाह जी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस सीट है मुजफ्फरनगर की, और वो वहां जीत पाएंगे इसमें संदेह है। और जयंत भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान देंगे पर्दे के पीछे से। दूसरा कैराना और सहारनपुर, ये फर्स्ट क्लास, मतलब बहुत अच्छे कंटेस्ट में है ये दोनों सीटें।
कैराना में वो जो गुजर हैं वो हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर ये दोनों एकजुट हैं, हमेशा रहते आए हैं, तो वहां पर इनमें भेद नहीं है। तो कैराना और इसी तरीके से मेरे कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे कि वो सहारनपुर में इमरान काफी आगे चल रहे हैं, तो इससे पता चलता है। और मेरठ की एक खबर लास्ट में आपको दे दूं, ये गन्ना बेल्ट पूरी कर देता हूँ इस तरफ की, मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी की। तो मेरठ में धारावाहिक रामायण के अभिनेता जो राम का अभिनय किए थे, भूमिका निर्वहन किए थे, वो हारने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही मानिएगा जैसे मैंने विधानसभा चुनावों के पहले कहा था कि संगीत सोम हारने जा रहे हैं, कोई मानता नहीं था कि ये कैसे हार सकते हैं, वैसे ही ये मैं इकलौती मतलब अपनी वो कर रहा हूं कि वो हारने जा रहे हैं। जी जी ओके। और बाकी सीटों से केपी मलिक साहब मैं आपसे जान लेती हूँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात कर ली, सहारनपुर की, कैराना की बात कर ली और उसके साथ साथ मेरठ का भी जिक्र कर दिया गया है, तो यहाँ पर लगे हाथ फिर बिजनौर की बात कर ले, नगीना की बात कर ले और उसके साथ साथ पीलीभीत और मुरादाबाद और रामपुर फिर मैं एक साथ आऊंगी। पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पीलीभीत, जी बागपत, जी बागपत भी, तो पीलीभीत की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि पीलीभीत की क्या स्थिति है ये जानने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। जब से वरुण गांधी का टिकट वहां से कटा है और प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर रैली की है और वरुण गांधी उसमें शामिल नहीं थे, वो पहले से माना जा रहा था कि वो नहीं शामिल होंगे, और फिर उसके बाद मेनका गांधी का ये कहना कि उनके जो समर्थक है वो रोए थे जब उनका टिकट काटा गया था और वो कुछ अच्छा फैसला लेंगे, इस सबके बाद अब जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आ रही है पीलीभीत की? क्या आपको लग रहा है कि जो भावनात्मक जो वोट है, जो जज्बाती होकर जो वोट करेगा, वो जाहिर सी बात है वो वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, नाराज होकर बीजेपी को तो वोट करेगा नहीं? और क्या आपको लगता है कि अंदर खाने वरुण गांधी ने भी कुछ ना कुछ अपने समर्थकों को भी मैसेज दिया ही होगा? जी हरी जोशी जी, आप देखिए ऐसा है, पीलीभीत में वरुण गांधी के जाए बगैर काम नहीं बनता, और मोदी जी की रैली हुई थी पीलीभीत में, उसमें वरुण गांधी को आमंत्रित किया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। इससे मैसेज साफ है वरुण के समर्थकों में, और वहां पर वरुण की और मेनका के एक अलग केमिस्ट्री है पीलीभीत सीट पर। तो वो सीट आप मानिए कि खतरे में है, बीजेपी वहां से जीतना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी जो कैंडिडेट है कांग्रेस से गए हैं जो सज्जन, उनके नसीब में भी वैसे ही जीत नहीं है, जैसे जयंत चौधरी शून्य पे रह जाते हैं, ऐसी वो भी हमेशा कहीं से भी टिकट मिले हारते ही हैं लगभग, मान लीजिए आप। जी आप केपी मलिक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए बुशरा जी, अगर आप पीलीभीत की बात करते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, बाहर से उतार दिया है जितिन प्रसाद को, और जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और मंत्री में उनकी छवि किस प्रकार की है पिछले अगर आप 2 साल से देखेंगे वो भी सबको मालूम है। दूसरा, अगर आप पीलीभीत की बात करें, वहां पे मेनका गांधी और वरुण गांधी के फॉलोअर भारी तादाद में हैं और उस सीट पे उनका एक भावनात्मक रिश्ता भी है। और ये भी जग जाहिर है कि जो लगातार पिछले 2 साल से वरुण गांधी बात कर रहे थे, चाहे वो किसान हित की बात करें, चाहे वो युवाओं की बात करें, चाहे वो तमाम बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही थी वरुण गांधी से। वरुण गांधी से लगातार हमारी बातचीत होती है और मैंने बुशरा जी इसमें एक अपनी स्टोरी भी लिखी थी, और मैंने स्टोरी को इस तरह से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने गाय को खूंटे से बांध दिया है और बछड़े के गले से रस्सी निकाल दी है, यानी कि वरुण गांधी को खुला छोड़ दिया है। लेकिन वरुण गांधी बिना मेनका के जा नहीं सकते, या तो मेनका इतनी हिम्मत दिखाएं कि वो खूंटा उखाड़ के चली जाए। और हमने तो यहाँ पे सुझाव इनको ये भी दिया था कि आप अगर दोनों जाते हैं और आप किसी भी दल के साथ जाएं, अगर किसी दल के साथ भी नहीं जाते, आप खाली गठबंधन किसी के साथ कर लें, नई दिल्ली से वरुण गांधी लड़े और करनाल से जाके मेनका गांधी लड़ जाएं। करनाल में बहुत जो है पंजाबी है और वहां से इनके पास जब भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो एक बिजनेसमैन को उठा लाए जो जिंदल इनके खिलाफ हमेशा बात कर रहे थे, एकाएक आपने उनको टिकट दे दिया करनाल से। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुफीद कैंडिडेट नहीं है। तो वहां से अगर ये थोड़ी हिम्मत करते तो इस तरह से भी चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने शांत रहना जरूरी समझा और वरुण गांधी शांति से बैठे हुए हैं
और भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा करिश्मा पीलीभीत पर दिखा पाएगी, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है जो आज की डेट में हॉट सीट बनी हुई है इन 8 सीटों में, वो है नगीना सीट। नगीना सीट पे चंद्रशेखर पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और पिछले लगभग 6 महीने से वो इस सीट को मथ रहे हैं। वो सबके घर जा रहे हैं और वहां पे लगभग 5 लाख मुसलमान हैं, जिसमें से मैं मानता हूं कि 99% मुस्लिम समाज चंद्रशेखर के साथ है और दलित समाज का भी जितना युवा है वो चंद्रशेखर के साथ है। जबकि अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले आकाश आनंद ने वहां पे रैली की है और मायावती भी जा रही है उस सीट पे, तो आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण सीट वो हो गई है। और अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर के विरोध में जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे चंद्रशेखर जयंत चौधरी और अखिलेश के साथ उनकी बातचीत हो गई थी और जयंत चौधरी की जो विधानसभा चुनाव हुआ था खतौली में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रशेखर ने निभाई थी उनको जिताने के लिए। तो उसमें और कमिटमेंट भी उसी टाइम हुआ था कि हम आपको एक सीट दे देंगे, गठबंधन अगर हमारा होता है तो गठबंधन में नगीना आपको दे देंगे। लेकिन गठबंधन उस तरीके से नहीं हुआ और सबने अपने अपने कैंडिडेट वहां पे घोषित कर दिए। इस तमाम चीज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खतरा चंद्रशेखर को वहां पे मान रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में वो विधायक हैं। उसको उन्होंने टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर चंद्रशेखर जीत रहे हैं। अब मैं एकाएक तो जोशी जी की तरह नहीं कह सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, लेकिन कड़ी टक्कर है। इसके अलावा अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर पे भी मायावती का और अखिलेश का जो है सोशल इंजीनियरिंग साफ साफ दिखाई देती है। वहां पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइंट उम्मीदवार है, जो उनका विधायक है राष्ट्रीय लोकदल का, वो गुर्जर समाज से आते हैं। तो मायावती ने वहां पे एक जाट समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया। वहां पे जाट समाज के काफी लोग हैं और दलित और मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं। वहां पे भी एक चांस उस तरह का बन रहा है कि ध्रुवीकरण हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो उम्मीदवार है उसके पास थोड़ा पैसे की भी किल्लत है और जो बसपा का कैंडिडेट है उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि आज के चुनाव में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जोशी जी ने बागपत की बात की थी। बागपत पे भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का ज्वाइंट कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार है, उसकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन वो पैसे के मामले में बहुत कमजोर है। और उसके अगेंस्ट में अखिलेश यादव और मायावती ने फिर जो केमिस्ट्री बनाई है, अखिलेश यादव का कैंडिडेट अमरपाल शर्मा पैसे की बड़ी ताकत के साथ वहां उतरा है और उसने ब्राह्मण समाज और दूसरा जो सवर्ण समाज है उसमें एक पैठ बनाई है। और मायावती का और अखिलेश का वोट भी उसको भारी तादाद में मिलेगा। जोशी जी उसी क्षेत्र से आते हैं, इनको बारीक जानकारी है कि वहां पे सिवाल खास और मोदी नगर सीट ऐसी है जहां पे पैसे का ज्यादा वितरण चुनाव में होता है, तो वो भी प्रभावित करता है चुनाव को। तो ये सारी सीटें जो हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम सीटें फंसी हुई नजर आती है। मेरठ का जिक्र जोशी जी ने कर ही दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चरण में इस तरह की मुश्किलात दिखाई दे रही है। तो जब जब आप उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको और झटके लगते जाएंगे। इस तरह का नजरिया अभी लोगों को दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और रामपुर और मुरादाबाद की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुद्दों की बात यहाँ करना बेहद जरूरी है। हरि जोशी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि फिलहाल जब आप इलेक्शन को देख रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है वाकई में राम मंदिर का मुद्दा, ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिकरण का ये मुद्दा क्या कहीं से किसी भी वर्ग को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है मुद्दे एक कैंडिडेट क्या खड़ा किया है ये महत्वपूर्ण है, जाट नाराज है ये महत्वपूर्ण है, किसानों के साथ क्या रवैया रहा ये महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना की जो बात अब इंडिया गठबंधन कर रहा है वो महत्वपूर्ण है? क्या चीजें और कौन से मुद्दे आपको फिलहाल अभी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हावी होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि अगर बीजेपी की रैलियों को देखें तो वो तो वही बात कर रहे हैं कि हमारे देखिए दंगा नहीं हुआ। आज ही कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर के कठुआ में वो मौजूद थे, वहां कह रहे थे दंगा करते हैं उनको हम उल्टा लटका देते हैं, तो इससे आप एग्जाम्पल लीजिए। तो इस तरह की वही बातें, वही बहुसंख्यकवाद की बातें, वही तमाम बातें वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। मुद्दा विहीन सियासत जो है बीजेपी जो है अभी फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। वहीं चाहे हम समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें या फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, दोनों ही बहुत समावेशी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का तो बहुत ही कमाल का मैनिफेस्टो है। मुझे लगता है अब तक का सबसे अच्छा मैनिफेस्टो शायद कांग्रेस ने पेश किया है। अभी आप क्या स्थिति देख रहे हैं, कौन से मुद्दे हावी होते हुए देख रहे हैं और लोगों का रुझान किस तरफ है, और क्या आपको भी महसूस हो रहा है ये चुनाव अभी तक
थोड़ा बोरिंग और उबाऊ नजर आ रहा है, वो जोश नजर नहीं आ रहा वोटर में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता मैं बोरिंग और उबाऊ है, बल्कि मैं बोलता हूं कि हम्म। कुछ चीजें जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह है ओके। कि इस बार मतदाता बहुत साइलेंट है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, और आप उससे बात भी हम्म। करो, उससे पूछो कि किसे वोट देंगे, तो कह देगा कि भाई तू जिसे कहवे उसे वोट दे देंगे हमारी। वो मतलब बहुत आसानी से तभी बोलता है जब उसके साथ आपका थोड़ा घुलना मिलना हो जाता है, आप थोड़ी देर उससे जनरल इधर उधर की बातें करते हैं। आप अब होता क्या है कि जो डमरू वाले लट्टू वाले पत्रकार हैं, जाते हैं गोदी मीडिया के, वो जाके जब पूछते हैं तो वो कुछ भी बोल देता है। मैं एक इलाके में खड़ा हुआ था, मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ एक न्यूज चैनल के पत्रकार थे, वो उसे पूछ रहे थे कि किसे वोट देंगे, तो छूटते ही बोले हम भाजपा को वोट देंगे। तो वो हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहे हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है क्या, आप हमें इतनी शक की दृष्टि से क्यों देखते हैं। तो ये हम्म। देखिए, मतदाता के पेट की बात जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, वो मुद्दे राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे महत्वपूर्ण है। वो हर देखिए, अग्निवीर हम्म। का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया। अग्निवीर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इलाके से सुबह ही आप जब निकलेंगे तो बहुत सारे युवा आपको दौड़ लगाते हुए, रेस लगाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है अमन चैन का एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमन चैन बिगड़ते ही यहाँ जो है कारोबार ठप हो जाते हैं, लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती है, मजदूरों को मजदूरी मिलना बंद हो जाती है। तो हम्म। ये मुद्दे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये है ना, इसके महंगाई महंगाई सब जगह मुद्दा है। इन मुद्दों के अलावा लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना, धर्म और जाति भी मुद्दा है, लेकिन राम की कोई लहर अभी मुझे दिखाई नहीं देती, सिर्फ उन वोटरों के अलावा जो सन 47 से जनसंघ के वोटर रहे हैं। वो हम्म। आते आते 20%, 18% से ज्यादा वो नहीं रहे, लेकिन उनका भौकाल इतना ज्यादा होता है कि बाकी वो साइलेंट लोगों पर थोड़े भारी दिखाई देते हैं। उनकी कला ये है कि वो पूरे दुनिया में एक ही वक्त में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तब तो ये इंटरनेट भी नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। तो ये उनका प्रोपेगेंडा है, वो बहुत उसमें वो माहिर है। और बहुत हम्म। चुनाव जो है बड़ा आसान भी नहीं है, उलझा हुआ चुनाव है, समझना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐस देते हैं हम, तो हम ये कहें मुद्दा राम मंदिर चल रहा है, नहीं चल रहा है, सांप्रदायिकता चल रही है, नहीं चल रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम्म। जातियां चल रही है, हाँ काफी हद तक चल रही है, जातियां ओके। काफी ओके। हद तक चल रही हैं। जी। जी। तो तो जाहिर सी बात है, ये और वही जी, और यही सोशल इंजीनियरिंग और ये सब कुछ तमाम तमाम पार्टियां करती हुई नजर आती हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि देखिए जातियां सिर्फ 3 होती हैं और जातियों में बांटा जा रहा है, और अब मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है कि मुस्लिम लीग की छाप और वामपंथ की छाप जो है वो नजर आ रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जहां पर वो हर वर्ग के न्याय की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्हें मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। और ये तब कहा था प्रधानमंत्री ने जब कुछ घंटे भी नहीं हुए थे वो उनके घोषणा पत्र को जारी किए हुए, यानी कि वो पहले से एक सोची लाइन थी कि जैसे ही घोषणा पत्र आएगा तो उनको क्या कहना है। जाहिर सी बात ये दिखाना है कि जो विपक्ष है वो किस तरह से देश विरोधी है और वो किस तरह से मुस्लिम परस्त है, जैसे मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। ये एक तरह कल की कल छवि। जी। कल मैं एक अपने बुजुर्ग से बात कर रहा था, बुजुर्ग मैं भी हूँ, जी। जी। लेकिन है ना, तो मैं अपने बुजुर्ग से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है राजनीति में, थोड़ी बहुत इधर उधर की बात की, तो वो सीधे सीधे वो आ जाते हैं, बोले भाई देखो ये आदमी जो है ना, ये झगड़े करवावे है, हम्म। ये हिंदू मुसलमान को लड़वा देता है, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होते वो जाटों और नॉन जाटों को लड़वा देता है, जहाँ कोई और नहीं मिलता किसी एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा देता है। फिर उन्होंने मुझे गुजरात तक का एग्जाम्पल दे दिया, बोले वहां पे राजपूत और पटेलों को लड़वाने को तैयार है क्योंकि वोट चाहिए। और मणिपुर जलता हम्म। रहा, आपने देखा सबके सामने है, मैतई और कुकी किस तरह लड़ते रहे, लेकिन वो खामोश अपना जी। चुपचाप वहां तक गए भी नहीं कभी, ना कोई उसको हम्म। ऐसा लगा कि
ऐसा लगता था कि मणिपुर जैसे भारत का हिस्सा ही ना हो, हिंदुस्तान का हिस्सा ही ना हो। तो ये जो चीजें हैं बहुत माइनस में जा रही हैं और अब लोग समझने लगे हैं। अभी इनका घोषणा पत्र जब आएगा तो उसमें क्या होगा? अच्छा, कांग्रेस ने आपको 4 बोरी आलू दिए हैं, अच्छा, समाजवादी पार्टी ने 6 बोरी दिए हैं, तो ठीक है, हम 46 बोरी आलू आपको देंगे, है ना? हाँ, आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से उन्होंने ईडी द्वारा जब्त पैसा जो है वो गरीबों को बांटने के लिए शगुफा छोड़ा है जी, शगुफा छोड़ा है ना? तो ये शगुफे जो हैं इनको इनसे बड़ा कोई मास्टर नहीं है। और ये बात सही है कि ये 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, बेहतरीन चुनावी योद्धा हैं, इसलिए इनके साथ चुनाव में कभी भी आप चुपचाप, खामोश या शांति के साथ या शराफत के साथ बैठेंगे तो नुकसान होगा। जी बिल्कुल। लेकिन केपी मलिक साहब, क्या लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाने की लड़ाई, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, हेमंत सोरेन जेल में है, ईडी, सीबीआई, आईटी इसका दुरुपयोग, कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर देना और उसके बाद उनको पाई के लिए मोहताज कर देना, क्या ये जमीन पर विपक्ष पहुंचाने में क्या कामयाब हो पा रहा है? क्या ये मुद्दे बन पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सरकारी चैनल्स को देखेंगे, सरकार समर्थित मीडिया को देखेंगे, तो उसको तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जैसे ही जो प्लेटफॉर्म से वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या ये मुद्दे बन पा रहे हैं या फिर लोकल मुद्दे ही अभी हावी हैं, जातीय समीकरण ही अभी हावी हैं और जो कैंडिडेट किस तरह का उतारा है वो ज्यादा चीजें आपको वहां पर जमीन पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं? और मैं सिर्फ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, अगर पूरे यूपी की भी हम बात करते हैं तो। देखिए बुशरा जी, अगर आप बात करें, आपने अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया अंत में कि विपक्ष जो है मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने में नाकाम सिद्ध हुआ है। अगर आप थोड़ा सा विपक्ष को बारीकी से देखें, विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप में उलझा हुआ है। एक दिन पहले ही आप देखेंगे महाराष्ट्र में सीटें तय हुई हैं और कोई अपना अपने मामलों में विपक्ष उलझा हुआ है। आज आप देखेंगे चुनावी बॉन्ड का मामला इतना बड़ा मामला है, इसको तो विपक्ष अगर जनता के बीच में ले जाता, बाकी सब छोड़ देते आप। किसान के मुद्दों को छोड़ दीजिए, पेंशन छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक विषय को लेके चलिए। जब हमने पत्रकारिता शुरू ही की थी, हम तो विद्यार्थी थे उस टाइम पे, पत्रकारिता के विद्यार्थी तो आज भी हैं, लेकिन उस टाइम सीख रहे थे। वीपी सिंह ऐसे कागज निकालते थे जेब में से, ये देखिए वो बोर्स घोटाला, और ऐसा माहौल उन्होंने देश में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बना दिया था जिनको एक बहुत बड़ा और सज्जन और साफ सुथरा नेता राजीव गांधी माना जाता है। उसको धराशायी करने का काम वीपी सिंह ने किया था, क्योंकि तमाम मुद्दे नहीं लिए थे उन्होंने, सिर्फ एक बोफोर्स को पकड़ लिया था। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन चीजों में नाकाम रहा है। इसका एक कारण कई लोग ये भी मानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का फायदा जो है वो विपक्षियों को हुआ है, भले ही थोड़ा कम हुआ हो, तो इसलिए शायद वो उसको लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक अच्छी रणनीति बनाई जा सकती थी अगर इस चीज को लेके या कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के विपक्ष धरातल पे उतरता तो ज्यादा अच्छा होता। अब आपको दूसरे चंक का जो आपने पूछा है, ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव लड़ रही है भाजपा के खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ, ये जनता लड़ रही है। और इन चुनाव में जैसा आपने पूछा था कि इन चुनाव में वो उत्साह कम से कम मुझे दिखाई नहीं देता है, जिस तरह के चुनाव हमने पुराने देखे दिखाई नहीं देते हैं। ये रसहीन चुनाव है और इसमें ये लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जैसा आप विधानसभा देखते हैं या प्रधानी का, चेयरमैनी का चुनाव देखते हैं, उस स्तर पर यह चुनाव चला गया। जिस प्रकार से उम्मीदवार को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा कहां चला गया है? वो गांव का विकास थोड़ी करेगा। अगर एक केंद्रीय मंत्री है तो वो खाली आपके गांव का मंत्री थोड़ी ही है, वो तो पूरे देश का मंत्री है। तो वो भावना कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती। तो इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी में देखता हूं। अगर ये चीज होती तो भारतीय जनता पार्टी को डबल और ट्रिपल झटका लगता। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के कमजोर होने का भी बड़ा फायदा मिलता हुआ मुझे इस चुनाव में दिखाई दे रहा है जी। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार अपने मंचों से इस बात को उठा रहे हैं, विपक्ष इस बात को उठा रहा है, वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से अभी एक पॉलिटिकल विक्टिम है
और उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग कैसे एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे एक स्कीम लाई गई जिसको चंदे का धंधा बताया गया, जिसको बताया गया कि एक्सटॉर्शन का एक पूरा रैकेट है जो चलाया जा रहा है। ये तमाम चीजें विपक्ष उठा तो रहा है। और खासतौर में बात करूं राहुल गांधी की, तो उन्होंने 2 यात्राएं की और उसके बाद अभी भी वो अपने मंचों से सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की बात करते हुए नजर आते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या जातिगत बुशरा जी, जनगणना मुद्दा बन पा रहा है? जी बुशरा जी, ये जो आपने कहा है, राहुल गांधी ने ही थोड़ा बहुत माहौल बनाया है। और ये जो बिहार से बात उठी थी जातीय जनगणना की, इसको राहुल गांधी लेके आए। और आपने ये भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती इस बार कांग्रेस की घोषणा पत्र ने दी है, उसमें 3 मुख्य मुद्दे में मान के चलता हूं। जैसे कि उन्होंने किसानों के एमएसपी की बात की है, उन्होंने जातीय जनगणना की बात की है, उन्होंने युवाओं के जो पर्चे लीक हैं और उनकी नौकरी की बात की है, और वही उन्होंने पेंशनधारी की बात की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये जनता तक कैसे जाएंगे? आप कहां तक इनको पहुंचा पाएंगे? जनता कितनी प्रभावित होगी इनसे? अब जितनी सड़क आप बनाते हैं उसको आप ही के लोग तोड़ देते हैं। आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि वाड्रा जी उतर गए कि मैं भी गांधी परिवार का आदमी हूं और मेरे लिए अमेठी पुकार रही है, और अमेठी नहीं, देश के जगह जगह से पुकार आ रही मेरी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो इनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? तो इस चीज का ही भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा लेती है। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि पप्पू किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को बनाया था। राहुल गांधी को अपनी छवि बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। राहुल गांधी के तमाम स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया है लोगों को कि देखिए सरकारें बदलती हैं और जो गलत करेगा उससे जवाब और हिसाब लिया जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा लोगों में, और लोग मानने लगे हैं कि कल को अगर सरकार बदलती है और आप आंखें बंद करके गलत काम कर रहे हैं तो उसका कल को आपको हिसाब भी देना पड़ सकता है। तो जब तक आप जो है हथौड़े का जवाब हथौड़े से नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस लेवल पे जाकर राजनीति कर रही है, विपक्ष को और कांग्रेस को उनका सामना करने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा, अन्यथा आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी मलिक साहब, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जी, ये तो गांव-गांव की और घर-घर की कहानी है, ऐसे ही करते हैं। फूफा और जीजा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो पाती। भारतीय जनता पार्टी तो बुरा लेती है ना ऐसे मुद्दों को, वायरल कर दिया उन्होंने उसको। भाई बात ये जी खैर ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय। जी हरि जोशी जी, हमारे एक दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि 1967 के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सत्ता के प्रबल विरोधी रहे हैं। तो क्या इसका भी असर आपको देखने के लिए मिला? लेकिन हमने 2014 और 19 की बात करें तो हमने देखा उन्होंने उसी पार्टी को चुना और बड़ी जीत जो है हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या इस बात में हमारे दर्शक जो लिख रहे हैं, इस बात में आप कितना दम देख रहे हैं? और उसके साथ साथ मेरा सवाल ये कि मुरादाबाद और रामपुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट्स कौन रहे, इसी को लेकर सबसे ज्यादा धुरी जो है वो अटकी रही, और कैसे नॉमिनेशन से लेकर और कैंडिडेट डिसाइड करने से लेकर पूरा जो ड्रामा हुआ वो सब हमने देखा। यहाँ पर मुसलमान ही ये तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और एक तरफा उनकी तरफ से वोट कर दिया जाता है। 2 इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं। अभी रामपुर और मुरादाबाद की स्थिति को आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अपने ही घर के लोग जो हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग बहुत समझबूझ से वोट करने जा रहे हैं और उनको भी ये पता है कि 2024 का ये चुनाव जो है ये किस तरह का चुनाव है, डू एंड डाई का चुनाव है। ये लगातार ये कहा जा रहा है, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ये कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर ये चुनाव सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है तो फिर आगे चुनाव नहीं होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर ये इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आगे रशिया मॉडल की तरह चुनाव जो है वो होने जा रहा है, और बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया जहां पर बिना विपक्ष के चुनाव हुआ। तो क्या आपको लग रहा है लोगों के जहन में ये बात घर कर रही है और वो जो भी सोच रहे हैं वो एक तरफा वोट करेंगे? ऐसा आपको लगता है? जमीन पर कुछ ऐसी सुगबुगाहट आपको देखने के लिए मिल रही है? नहीं, एक तरफा वोट कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जो, देखिए ये क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर 2013 अपवाद है, मेरठ में आपका 1987 अपवाद है ना,
ये अपवाद है। ये ऐसा मानिए कि जैसे एक स्वस्थ आदमी के शरीर पर कोई फोड़ा हो गया हो या कैंसरस ग्रोथ हो गई हो, अब उसे सर्जरी की गई हो, तो ये लोग खुद ही मतलब कर लेते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ ये है कि यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग बहुत मिलजुल कर बहुत अच्छे से और रहते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जो हिंदू और मुस्लिम संबंध है यहाँ बहुत मधुर संबंध है। ईद और दिवाली पर दोनों एक दूसरे के यहाँ बधाइयाँ देने जाते हैं, लेकिन अभी 13 के दंगों के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह की वैमनस्य वाली राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद थोड़ी स्थितियां विपरीत हुई हैं। इसलिए हमें 14 और 19 में कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले। ये देखिए, सत्ता विरोध की जहां तक बात है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो क्रांति धरा है। यहाँ तो यहाँ के जो पानी है उसमें गलत बात बर्दाश्त ही नहीं है किसी की, अपनों की नहीं है। तो बहुत ज्यादा दिन तक काट की हांडी नहीं चढ़ सकती, ये बात सही है। और आप यकीन रखिए कि इस बार जो मिशन 80 है वो फेल होने जा रहा है, और उसका मिशन 80 के रथ का पहला पहिया जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंक्चर कर देगा। मैं इससे ज्यादा कुछ तो बहुत बड़ी बात ये नहीं, देखिए ये मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी हाथी से चूहा हो जाएगी बीमार होने पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ डायनासोर अपने ही वजन से लुप्त हो गया था, ये भी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आखिरी सवाल आपसे केपी मलिक साहब, हमें बीएसपी को नहीं भूलना चाहिए इस पूरे खेल में। आपको क्या लग रहा है बीएसपी का किरदार इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? क्या वाकई में बी टीम जो कहा जाता है, क्या उसकी में उसको इसी तरह से देखें? बल्कि मैं एक आर्टिकल मैं देख रही थी एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार का अंग्रेजी के, जहां पे ये कहा गया था कि ये कहा जा रहा है कि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां उसने इंडिया गठबंधन के वहां बीएसपी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। बाकी लेकिन अगर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था, लेकिन ये बात गलत साबित हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां उसने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट खड़े किए हैं जो बीजेपी को भारी नुकसान दे सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? दोनों की मैं इसमें राय ले लेती हूँ। केपी मलिक साहब पहले आप, और फिर हरि जोशी जी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। जी देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अखिलेश की और मायावती की एक केमिस्ट्री है और उसको हम सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं, और वो दिखाई दे रही है धरातल पे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिजनौर का, मुजफ्फरनगर का, कैराना का भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वहां पे एक आसन चुनाव लड़ रही है और उसको मायावती बहुत मजबूती के साथ उसकी मदद करती हुई दिख रही है धरातल पे, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं कि जो नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे मान लेंगे कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी इस बार मायावती की उत्तर प्रदेश में है, और पिछली बार मायावती को 10 सीट मिली थी, इस बार मायावती की सीटें बढ़ सकती हैं। आपको मैं थोड़ा सा जिक्र अगर आप देखें, 2014 में मायावती 0 पे आउट हो गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत उसका 20-22 से कम नहीं हुआ था। अगर आप 2019 की बात करें तो तीन पार्टी गठबंधन में लड़ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। जहां पे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, वहां पे इनका जो वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, क्योंकि वो साइकिल पे जाने में और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जैसे कि जोशी जी ने कहा, वो भी हिंदू बन गया था, अब वो हिंदू नहीं है। तो अब मायावती ने जिस तरह से केमिस्ट्री बनाई है, भले ही वहां पे अब जैसे आप रामपुर की बात करते हैं या अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं, तो रामपुर पे उसको जिसान खान को दे दिया मायावती ने। तो जिसान खान के साथ क्या है, वो दलित वोट जो भारतीय जनता पार्टी पे जाता वो जिसान खान साहब ले जाएंगे, और बाकी जो रामपुर पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उसको मजबूती मिलेगी। तो एक दूसरों को मजबूती देने के लिए इन्होंने केमिस्ट्री बनाई है। और जिस तरह से ये आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे विरोध हो रहे हैं ये समाज में, वो भी कहीं ना कहीं इनको फायदा कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ हो, मंचों की आप बात करते हैं, इसको आपको संकेत में समझिए कि प्रधानमंत्री जी भी समझ चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इसी समाज से आते हैं।
उनको भी आगे राजनीति करनी है, तो वो इनसे बैर लेके नहीं रह सकते हैं। और भले ये चीज आपको कम दिखाई दे रही हो, ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपको वोटिंग के दिन, मेरा ये मानना है। तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग जी मायावती की और अखिलेश की बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो सवाल आपने मायावती का किया था, मुझे मायावती का पहली बार टिकट बांटने का अंदाज समझ में आया है, अच्छा लगा है, और इसका जरूर उनको फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल इसकी तारीफ सब करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि लोगों को लग रहा था कि शायद बस वो ऐसे ही बांट देंगी, जिस तरह से अब उनकी एक छवि बन चुकी है मायावती की। लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने टिकट बंटवारे को लेकर। साथ ना होकर भी साथ देने का एक तरह से वादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर बनती हुई जरूर नजर आ रही है। जी, हरी जोशी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि कोई किसी की बी टीम होता है, ए टीम होता है। हाँ, हम्म। कुछ चीजें हैं, कुछ बी टीम है, जैसे हैदराबाद के जो हमारे नवाब साहब की पार्टी है, वो निश्चित तौर पर पूरे कैंडिडेट जब आंध्रा में और तेलंगाना में नहीं उतारती है, लेकिन वो पता चलता है बिहार में वो 35 सीटों पर, 40 सीटों पर, या सॉरी जितनी भी सीटें हैं उनमें वो उतारती है जी कैंडिडेट। तो वहां नजर आता है। केजरीवाल को भी किसी हद तक बी टीम माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल बी टीम नहीं है। मायावती देखिए बी टीम है भी और नहीं भी है, दोनों बातें। लेकिन आजकल वो दुधारू तलवार है, दुधारी तलवार है, हम्म ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार है। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो इस कदर उन्हें जकड़ लिया गया है कि वो कोई गठबंधन कर नहीं सकती हैं। वो ना सपा के साथ जा सकती हैं, ना कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी जो साथ जो होने वाला है वो जानती हैं, और सब जानते हैं, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। उनकी वो क्या मजबूरी है। अब उन्हें राजनीति भी करनी है। अगर वो राजनीति नहीं करती हैं तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती है, और उनको अगर वो अपना मुस्लिम वोट खो देती हैं तो भी उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती है। तो अब उन्हें यह भी दिखाना है कि वो भाजपा की बी टीम नहीं है, और ये चुनाव उन्हें हारना है, 0 सीट पर आना है, ये भी संभव है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, ये भी संभव है। लेकिन इसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत को बरकरार रखना है, और वो राजनीतिक ताकत है उनका स्वजातीय वोट उत्तर प्रदेश में। हम्म ये जो राजनीतिक ताकत है वो पिछली बार सपा के साथ गठबंधन तो हो गया था, सपा और रालोद के साथ मायावती जी का गठबंधन तो हो गया था, लेकिन मायावती जी ने अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी में स्वयं ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी पर भी यकीन नहीं करती हैं। उन्हें उससे अच्छी भारतीय जनता पार्टी नजर आती है कभी कभी। भले ही वो बात अलग है कि वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से राखी बंधवा के और फिर रक्षाबंधन का रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन उनके सामने जो समस्या है वो ये है। अब वो इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि उनका दलित वोट जो है वो उनके पास रहे, वो कहीं ट्रांसफर ना हो, क्योंकि वो अकेले लड़ रहे हैं। ये उनकी पहली वो है। और ये जो मामला है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है, खासतौर से पश्चिम की सीटों पर। जैसे यहाँ से चले आप सहारनपुर से और रामपुर तक की जो सीटें हैं, कुछ और सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, आजमगढ़ की हैं, कुछ और बाहुल वाली सीटें हैं। तो अब मुरादाबाद में अगर सपा का कैंडिडेट देखें तो मलिक साहब की वो बात सही लगती है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है कि मुजफ्फरनगर में तुम्हें दे रही हूँ, और मुरादाबाद तुम मेरे लिए ढीली कर दो, रुचि वीरा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी नेता के कहने से कोई इधर उधर होगा। उसने जो मन बना चुका है वो 2024 के चुनावों में, और 2024 के चुनावों में बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए मन बना चुकी हैं। बहुत सारे वर्ग हैं, वो चाहे बेरोजगार है, चाहे अग्निवीर है, चाहे मुसलमान है, चाहे उनमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, जो बना चुकी। मैं सांप्रदायिकता की तरफ नहीं ले जाना चाहता बात को, वो बना चुकी है, तो वो कांग्रेस के ही वोटर हैं। अगर अखिलेश यादव भी इस इंडिया गठबंधन में नहीं होते तो उनका हाल वही होता जो उनका मेयर के इलेक्शन में हुआ था। 11 की 11 मेयर की सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई थी, और मुस्लिम समुदाय ने पतंग को वोट दे दिया था, कहीं ओवैसी को वोट दे दिया था, कहीं किसी को वोट दे दिया था, कांग्रेस को वोट दे दिया था। कांग्रेस भले ही ना जीत सकी हो कोई सीट, लेकिन वोट दिया था। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उसने ये बताया था कि हम
जैसे आज राजपूत बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता जी। पार्टी के कोई जड़ खरीद गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, हम उनके वो हमारे मालिक नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय ने भी रुष्ट होकर अखिलेश को ये बताया था कि तुम मुस्लिमों को अपनी बपौती मत समझो, ये मत समझो कि मुस्लिम आपकी दया पर, आपके सपोर्ट पर जीवित है। अगर मुस्लिम जीवित है तो वो अपने हुनर पर जीवित है, अपनी स्किल पर जीवित है, अपनी मेहनत कशी पर जीवित है और अपने हार्ड वर्किंग पर जीवित है। उसने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को ये संदेश दिया था मेयर के इलेक्शन में, और ये बात समझ में आ गई थी अखिलेश के, वरना इतने होने के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन होने वाला था नहीं। और कांग्रेस का ये बड़प्पन है हर स्टेट में कि उसने बीजेपी को परास्त करने के लिए हर समझौता किया और झुककर समझौता किया है। मतलब और क्षेत्रीय दलों से बड़ी हैसियत में होने के बाद भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों का समावेश किया है और उनके साथ में झुककर रिश्तेदारी निभाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखने की बात अभी ये देख रही है, कह रही है जनता कि अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, और अखिलेश सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। मुझे कहते हुए कोई अर्ज नहीं है। और जयंत चौधरी ने कैसा सैक्रिफाइस किया है वो सब जानते हैं। वो अब की जो जाट समुदाय है वो उन्हें बता देगा, किसान समुदाय उन्हें बता देगा कि कितने सैक्रिफाइस क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि जाहिर सी बात जीत जाए। जी बिल्कुल, और ये स्थिति जो है बिल्कुल इस तरह से आईने की तरह साफ होती हुई नजर आ रही है। और जो आप बात करें कांग्रेस की, वो बात बहुत ही सही और तथ्यों पर आधारित ये बात इसलिए कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आप ये देखें कि और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस जिस तरह से साथ दे रही है, ना सिर्फ नेता साथ है बल्कि कार्यकर्ता भी जमीन पर साथ हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एक दरिया दिली है जो दिखाई है कांग्रेस ने, जिस पार्टी ने और जिस शख्स ने ये पूरी एक रचना जो है गढ़ी हो, जिसकी वजह से वो सत्ता से बेदखल हुए हो और इस मुहाने पर आकर खड़ी हो कांग्रेस पार्टी, अगर वो अभी उसी पार्टी का, उसी नेता का, उसी शख्स का साथ देती हुई नजर आए तो जाहिर सी बात है, और ये साफ है और ये कांग्रेस बताने में कामयाब हो पा रही है कि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, वो विचारों की लड़ाई लड़ रही है। वो ये बताना चाह रही है कि देश में कौन से विचार जिंदा रहने वाले हैं, और ये 2024 का चुनाव ये साफ तौर पर बताएगा कि इस देश में कौन से विचार जिंदा रहने वाले हैं, गोडसे के, सावरकर के, या फिर गांधी के और नेहरू के, या फिर इसमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है वो कितनी मजबूती से लड़ी जाती है। और खासतौर पर कुछ अगर हिंदी बेल्ट की हम बात करें, उसके अलावा साउथ में और तमाम जगहों पर यह बात कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये बहुत ज्यादा लोगों को घर कर रही है और इस मुद्दे पर भी लोग वोट करेंगे, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का